हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने आपके लिए एनसीईआरटी की जो बुक है, ये कॉस्मोस की बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये जीएस के लिए जाने जाती है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको शुरू की थी हमने, जिसमें हमने पॉलिटी की पहली क्लास कल अपलोड कर दी है। तो जिसने भी नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अब आगे जो आज हम पढ़ेंगे, इसके अनुच्छेद, जो पॉलिटी में अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। ये बुक है, देख सकते हैं आप सभी। इसके राइटर महेश कुमार बर्नवाल, जो आईपीएस रह चुके हैं, और ये 2024 का संस्करण है। तो सबसे पहले आज की जो क्लास होगी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लिखा भारतीय संविधान के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान के भाग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर एनडीए या फिर सीडीएस, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो इससे पॉलिटी से जरूर क्वेश्चन आएगा। यानी ये जो पूरी बुक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सभी को पता भी होगा। तो देखेंगे, सबसे पहले इधर जो है भाग लिखे गए हैं। तो इधर इसके अंदर भाग में क्या क्या विषय हैं, ये लिखे गए हैं, और जो भाग है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये लिखे गए हैं। तो पहला जो भाग है, यहाँ पर देखेंगे, पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। इसको नोट डाउन करेंगे। फिर दूसरा जो भाग है, उसमें दी गई है नागरिकता, ठीक है, और ये है आपके 5 से लेकर 11। फिर तीसरा जो भाग है, उसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स से हैं, और ये है आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इनकी पीडीएफ निकलवानी है, प्रिंट आउट निकलवाना है, तो टेलीग्राम बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, उसको जाकर के ज्वाइन कीजिए। वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से प्रिंट आउट निकलवा कर अपने जो है नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे, जो इसका भाग 4 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और ये है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब आता है जो अनुच्छेद, जो भाग 4 का फर्स्ट है, 4 क्या जो बोलते हैं इसको, ये इसमें दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य, और आर्टिकल 51 ए, ठीक है, आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आते हैं। फिर जो भाग 5 है, इसमें दिया गया है संघ, ठीक है। संघ केवल किस में है, अनुच्छेद 5 में, जबकि संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस में मिलेगा आपको, अनुच्छेद जो भाग 1 में मिलेगा, ठीक है। और ये जो संघ है आपका, जो भाग 5 में दिया गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। जो भाग 6 है, इसके अंतर्गत मिलेगा आपको राज्य से संबंधित सभी जो चीजें हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गया और राज्यपाल हो गई, ये सब किसमें मिलेंगे आपको, 152 से लेकर 237 आर्टिकल तक, ठीक है। अब जो 7वां भाग है, इसमें क्या मिलेगा आपको, पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्ती, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, जो पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य है, उसको संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया जा सकता है, इसके बारे में मिलेगा। और ये जो है 238, ये निरसित है, ठीक है। और जो भाग 8 है, इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र है, यानी यूनियन टेरिटरीज, और इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक देखने के लिए मिलेगा। फिर जो भाग 9 है, इसके अंतर्गत पंचायतों के बारे में है, और पंचायतों का ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 243 अनुच्छेद, 243 न भी बोल सकते हैं इसको, है ना, 243 ए से 243 न तक है इसमें। फिर आएगा भाग 9 क्या, इसके अंतर्गत है नगर पालिकाएं, और यह है आर्टिकल 243 तय से 243 यह 6 तक। इसके बाद आएगा अनुच्छेद 9 है, इसके अंतर्गत मिलेगा आपको सहकारी समितियां, और ये मिलेगा आपको 243 यह जैसे 243 यह न तक। फिर जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, यानी एससी एसटी जो है, इनको क्या कहां पर मिलेगा, अनुच्छेद भाग 10 में मिलेगा, और यह है आर्टिकल 244 से 244 क तक। फिर जो भाग 11 है, इसके अंतर्गत मिलेगा संघ और राज्यों के मध्य संबंध। अब देखो, संघ और उसके राज्य है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 मतलब भाग 1 में, और लेकिन संघ और उसके राज्यों के मध्य जो संबंध है, वो मिलेगा आपको भाग 11 में।
ठीक है, इसके जो आर्टिकल मिलेगा 245 से 263 तक देखने के लिए मिलेगा। अब आगे देखेंगे, आगे है इसमें वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद मिलेगा आपको भाग 12 में, और ये इसके आर्टिकल है 264 से 300 तक। फिर जो भाग 13 है इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, और ये मिलेगा आर्टिकल 301 से 307 तक। फिर इसके बाद है भाग 14, इसके अंतर्गत मिलेगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो संघ और उसके राज्य के अधीन, वो भाग 14 के अंतर्गत मिलेगा, और यह है आर्टिकल 308 से 323 तक। फिर जो अनुभाग 14A है इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, अधिकरण मिलेगा। ठीक है, अधिकरण, और यह है आर्टिकल 323 से 323 ख तक। फिर जो अनुच्छेद 15 है इसके अंतर्गत मिलेगा निर्वाचन, यानी जो चुनाव होंगे वो किस तरीके से होंगे, ये होंगे आपके आर्टिकल 324 से 329 क तक। फिर जो 16 भाग है इसका, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी जैसे SC ST हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, और एंग्ल इंडियन यानी NRI के संबंध में विशेष उपबंध है, और यह है आर्टिकल 330 से 342 तक। इंपोर्टेंट है। ठीक है, और 17वें में क्या मिलेगा, राजभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाग 17 में है राजभाषा, और यह 343 से 351 तक। फिर आएगा आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, किसमें मिलेगा आपको, 352 से 356, और यह भाग 18, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, 352 से 360 56 में दूसरी इमरजेंसी है, तीसरी बन जाएगी 360 में। उसके बाद प्रकीर्ण है यानी मिसलेनियस मिलेंगे 19 में, और ये है आपके 361 से 367, और ये संविधान का संशोधन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अनुभाग 20 के अंतर्गत मिलेगा, संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, और यह है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, अब आगे देखेंगे। उसके बाद है भाग 21, इसके अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध मिलेंगे, और 369 से 392 तक आर्टिकल तक ये मिलेंगे। और फिर लास्ट जो भाग 22 है इसमें क्या मिलेगा, संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट नेम, जैसे डॉक नाम होते हैं, और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, और इसमें जो है आर्टिकल 393 से 395 तक। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं, तो भाग कितने हैं आपके, भाग तो इतने 22 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल भाग 22 हैं, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल कितने हो जाएंगे, टोटल 395 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय फर्स्ट संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो भाग 11 का जो अध्याय फर्स्ट है संघ और उसके राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है, ये भी नोट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, संविधान के भाग अब देखेंगे, इसमें जो है ये दोबारा से पेज आ गया है, इसको स्किप करेंगे। इसका सेकंड पेज है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। अब हमने भाग देख लिए, टोटल भाग 22 है, अब अनुसूची देखेंगे कितनी है। तो सबसे पहला है भारत में मूल संविधान में, यानी मूल संविधान जब बना था संविधान, तब जो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तब 8 अनुसूचियां थी जब ये संविधान बना था, लेकिन आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, वेरी इंपोर्टेंट, इसको नोट करेंगे। अगला है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो जो पहली अनुसूची है इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, नए राज्यों का गठन, वेरी इंपोर्टेंट है। अब इसमें नोट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ठीक है, क्या भारतीय जो संविधान उसकी पहली अनुसूची में क्या है, राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन यानी वर्ष 1951 में जो पहले बार भारत में संविधान में संशोधन हुआ था, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब पहली बार जब संविधान बना था टोटल 8 अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची है, तो आज वर्तमान में 12 है। इसका मतलब इनमें संविधान में संशोधन करके 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, तो इसीलिए 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है वो वर्ष 1951 में जोड़ी गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बना कि पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ, तो वर्ष 1951 याद रखेंगे। ठीक है, आगे है
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सीक्वेंस में अनुसूची मिल जाए तो बेहतर होता कि पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो वो नीचे दी गई है, उसकी लिस्ट अभी आराम से देखेंगे। पहले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लेते हैं ना। फिर राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अब देखेंगे जो 10वीं अनुसूची है उसे कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है आपकी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो जो 10वीं अनुसूची है इसको क्या कहा जाता है? दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन अंग्रेजी जो है उसमें नहीं है। याद रखेंगे, अंग्रेजी हालांकि भारत में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, लेकिन जो कुल भाषाएं हैं 22 भाषा, उसमें अंग्रेजी नहीं है। और 22 भाषाओं का जिक्र किसमें? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या विषय है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, देखेंगे। तो जो पहली अनुसूची है इसके अंतर्गत मिलेगा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमा, यानी जो राज्यों के नाम है और उनकी सीमाएं कहां से कहां तक होंगी, पहली अनुसूची में मिलेंगे। और ये है आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या मिलेगा आपको? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी जिसको कैग बोलते हैं, के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। यानी सीधा सीधा अगर आप इसको याद रखना चाहेंगे तो दूसरे अनुसूची में क्या क्या मिलेगा? वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। तो इसमें जो है सभी राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, लोकसभा हो, यानी जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में क्या मिलेगा? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलेगा। और ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 59(3) में है और 65(3) में मिलेगा, 75(6) में। यानी अलग अलग पद के जो अलग अलग वेतन है उनके अलग अलग जिक्र है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वेतन किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 59(3) के अंतर्गत। ठीक है, इसी तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति मिलेंगे 65 से 3 में, है ना। इसी तरीके से आगे भी ये जो क्रम से लिखे गए हैं ये इन्हीं के अनुसार है। अब देखेंगे तीसरी अनुसूची। जो तीसरे अनुसूची के अंतर्गत क्या मिलेगा? संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। यानी जो शपथ लेगा कोई भी पद धारण करते वक्त वो किस अनुसूची में है? तीसरे अनुसूची में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आपको शपथ याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी आर्टिकल तब जब आप आराम से नहीं पद पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति पढ़ोगे कि राष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल मिलेगा, तब वो अलग आराम से मैं लिखवा दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो है इस चीज को आप नोट नहीं करना। इस वाले ये वाली जो साइड है इस वाली साइड को अभी नोट नहीं करना। केवल आपको याद रखना है कि पहले अनुसूची में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथी में क्या है, ये सब याद रखना है। अच्छा, चौथे अनुसूची के बारे में अगर बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, कि राज्यसभा में सीटें कितनी होंगी। ठीक है, ये चौथी अनुसूची में है। तो राज्यसभा की सीटों के बारे में किसमें मिलेगा? चौथी अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो ये मिलेगा अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र और उनकी जनजाति है ये मिलेगा 5वीं में। अब छठी जो अनुसूची है इसमें क्या मिलेगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उपबंध। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां हैं उनके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो छठी अनुसूची में दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में क्या मिलेगा देखने के लिए? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं, इसको याद रखना है। 8वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनको दी गई है।
ठीक है, 22 भाषाओं का जिक्र किसमें मिलेगा? 8वीं अनुसूची में। जो 9वीं अनुसूची होगी उसमें क्या मिलेगा आपको? न्यायिक पुनर्विलोकन। ये क्या है? जैसे इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अब जो 10वीं अनुसूची है इसको देखेंगे। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या मिलेगा? दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, यानी कोई भी मेंबर जो है किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ये दल बदल कानून किस में मिला है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या मिलेगा? जो 11वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत मिलेगा पंचायत। ठीक है, पंचायतों की शक्ति और उसके उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलेगा नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने 12 के बारे में अनुसूची देखी, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर पीडीएफ से आराम से लिख लेना। अब इसमें जो नोट पॉइंट दिया गया है, एक नोट पॉइंट देखेंगे। 8वीं अनुसूची में सिंधी जो भाषा है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई। ये ज्यादातर पूछा जाता है जो सिंधी भाषा है 8वीं अनुसूची में, जैसे 22 भाषाएं, तो सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई है? वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई है, ये भी नोट करेंगे। अब आगे देखेंगे जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। तो संविधान की विशेषताएं क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? पहली बात तो ये कि जो भारत है हमारा, जो हमारा देश है वो किस नाम से उल्लिखित है? तो राष्ट्र यहाँ पर लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत या दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत। तो जो भारत का नाम है केवल भारतीय संविधान में इंडिया मिलेगा या फिर भारत मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान वर्ड नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये याद रखना। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अच्छा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? इसका आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट दिया गया है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? यह है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे जो भारत का संविधान है वो परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं, जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं वो क्या क्या है? एक तो स्वतंत्रता, समानता, भारतत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, इनको नोट करेंगे। आगे देखेंगे नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नीति निदेशक तत्व हैं और मूल अधिकार, संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, आगे देखेंगे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? यानी जब भारतीय संविधान निर्माण हुआ था भारतीय संविधान का, तब उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो टोटल 395 अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। मैं बता चुका हूँ आपको, इसको नोट करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। और किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान को गाने का मानक समय है 52 सेकंड। आगे है भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये नोट करेंगे इस पॉइंट को। अब इसमें आगे देखेंगे भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह किसका कथन है? तो भारतीय जो संविधान है वो कभी कठोर है और कभी लचीला भी है, तो यह कहा केसी विहेयर ने। तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला। तो एक कुछ जगह कठोरता है इसमें और कुछ जगह लचीलापन भी है। नेक्स्ट देखेंगे भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? तो ये जो पॉइंट है किसने कहा, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको नोट करेंगे। तो भारत अर्ध संघात्मक राज्य, ये कहा केसी विहेयर ने। अगला है भारतीय संविधान के वैध होने का क्या कारण है? यानी जो बड़ा संविधान है हमारा, ये क्या कारण है इसका? संघ और राज्यों के एकल संविधान, इसलिए बड़ा है। ठीक है,
आगे देखेंगे, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता किसके द्वारा होती है? जनता। नेक्स्ट देखेंगे, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? जिन्होंने इस संविधान को बनाया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर भारतीय संविधान हो, चाहे किसी का भी संविधान हो, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो अंततः वह बुरा ही साबित होगा। ठीक है, इसके अपोजिट अगर कोई भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे चलाने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे हैं तो अंततः वह अच्छा ही साबित होगा। यह भी कथन किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, यह कथन किसका है? तो यह भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करेंगे इस पॉइंट को। आगे देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार, यानी जो मताधिकार मतलब वोट डालने की उम्र है, उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही। तो पहले जो है वोट डालने की जो उम्र थी 15 साल थी, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका विरोध किया। ठीक है, इसको बाद में 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है? तो नेशनल एनिमल है बाघ। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं, इसको याद रखेंगे। आगे इसमें एक नोट पॉइंट है, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1993 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो यहाँ पर जो है आपके आज की क्लास फिनिश होती है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस बुक को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होगी, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, आराम से नोट अपने बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई डाउट रह गया तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।